Hi friends, welcome to Raghuvansh English Learning and Improvement Classes. I am हिरेंद्र सिंह। मैं आज आपको कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में बताऊंगा जिससे कि अंग्रेजी के बोलने लिखने में आपको बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा और कुछ स्ट्रक्चर्स जिनकी मदद से हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं जो कि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में these sentences are very important, are very essential. So we should have to know about these structures जिससे कि हम प्रैक्टिकली उस सेंटेंसेस को बना सकें और बोल सकें। जैसे मान लीजिए एक स्ट्रक्चर है सो दैट से। सो दैट का मतलब क्या होता है? सो दैट का मतलब ताकि या जिससे कि, ताकि या जिससे कि। अब एक सेंटेंस जैसे मान लीजिए हम कहें कि वो हिंदी में अगर हम कहें वह कठिन मेहनत कर रहा है, वह कठिन मेहनत कर रहा है जिससे कि पास हो सके, जिससे कि वह पास हो सके। अब इस प्रकार के सेंटेंसेस को जब हम बोलेंगे तो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? ही इज वर्किंग हार्ड, और जिससे कि, क्योंकि दोनों के बीच का ज्वाइनिंग वर्ड है, जिससे कि इसको हम लिखेंगे सो दैट, सो दैट ही और पास हो सके, क्योंकि वो एक उद्देश्य के लिए मेहनत कर रहा है, इसलिए उद्देश्य के लिए या पर्पस के लिए हमें मे का प्रयोग करना पड़ता है अगर वो प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में वाक्य है, वो कठिन मेहनत कर रहा है, इसलिए प्रेजेंट टेंस के वाक्य में हम मे का प्रयोग करेंगे, ही मे पास। इसी को मान लीजिए हमने पास्ट टेंस में एक कोई वाक्य बोला, मैं स्टेशन जल्दी पहुंचा जिससे कि मैं टिकट खरीद सकूं। अब इस वाक्य में देखा आपने, यहां पहुंचा पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस को कैसे हम इंग्लिश में बनाएंगे? आई रीच्ड द स्टेशन अर्ली सो दैट, जिससे कि आई, अब क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, अब इसी में का पास्ट टेंस हो जाएगा, सो दैट आई माइट परचेज टिकट। तो सो दैट का प्रयोग ये हमने देखा कि सो दैट मतलब ताकि, और ये एक पर्पस शो करता है, एक उद्देश्य शो करता है, और उस उद्देश्य के लिए प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस के लिए हम माइट का प्रयोग करेंगे। दूसरा सेंटेंस, दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो इसी सो दैट का है, लेकिन ये सो दैट अलग अलग है। सो दैट इतना कि, जैसे हमने कहा कि वो इतना, हिंदी में पहले सेंटेंस सोचिए, बनाइए, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। ये सब ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि दो प्रकार के, दो वाक्य होंगे इसमें, और ये एक कंजंक्शन के रूप में काम करता है, कनेक्टिव के रूप में काम करता है। वह ही इज सो माने इतना, ही इज सो वीक दैट, यहां की के लिए भी दैट का प्रयोग करते हैं। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। अब इसी को अगर यहां पर पास्ट टेंस में कहा गया होता, वो इतना कमजोर था कि पास नहीं हो सका, तो हम यहां पर लिखते हैं ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट पास। तीसरा स्ट्रक्चर अनलेस और अनटिल।
इसका मतलब होता है जब तक कि नहीं, ये नेगेटिव शब्द है, जब तक कि नहीं। अगर जैसे हम कहें कि वह नहीं पास हो सकता है जब तक कि वह कठिन मेहनत नहीं करता है। वो तब तक नहीं पास हो सकता, वो नहीं पास हो सकता है जब तक कि कठिन मेहनत नहीं करता। यहाँ जब तक भी लगा सकते हैं। वो तब तक नहीं पास हो सकता जब तक कि वो कठिन मेहनत नहीं करता है। इसका मतलब जब तक कि, अब यहाँ पे अनटिल और अनलेस, ये दोनों में फर्क इतना है, हिंदी का अर्थ वही है, अनलेस माने भी जब तक कि नहीं और अनटिल माने जब तक कि नहीं, लेकिन अनलेस ये कंडीशन के लिए आता है, ये शर्त के लिए आता है, और ये अनटिल टाइम के लिए आता, समय के लिए। दोनों में यह फर्क है। ये तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये शर्त भी हो सकती है और ये समय भी हो सकता है कि जिस समय तक वो मेहनत नहीं करता वो पास नहीं हो सकता। और ये कंडीशन भी हो सकती है, शर्त भी हो सकती है। हम इसको कैसे लिखेंगे? ही कैन नॉट पास, वो पास नहीं हो सकता है। ही कैन नॉट पास। इसको अनटिल या अनलेस कोई भी एक शब्द इसमें लगा देंगे। अनलेस ही वर्क्स हार्ड। इसी तरह से जैसे हम कहें कि तुम तब तक इस सीलिंग को नहीं छू सकते हो जब तक कि एक टेबल नहीं लेते हो। हम कहेंगे यू कैन नॉट टच दिस सीलिंग अंटिल यू टेक ए चेयर, अंटिल यू टेक ए स्टूल, एटसेट्रा। फोर्थ, इफ मीन्स यदि। अगर ये कंडीशनल सेंटेंस है, इफ का मतलब शर्त, यदि तुम ऐसा करोगे। सपोज यदि इफ का यूज करना है कैसे? इफ माने यदि ये कंडीशन शो करता है, अर्थात शर्त के लिए वाक्य में प्रयोग किया जाता है। वो मेरी पार्टी में नहीं आएगा यदि मैं नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि यह एक प्रकार का ये शर्त है कि वो तब तक नहीं आएगा जब तक कि मैं बुलाऊंगा नहीं। लेकिन इसमें यदि का प्रयोग किया गया है और इसमें अनटिल और अनलेस का प्रयोग किया गया है। उसी अनटिल और अनलेस की जगह पे हम इफ का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये पॉजिटिव सेंटेंस हो जाता है और ये नेगेटिव सेंटेंस है। ही will not come to my party या he will not attend my party if I। अब नहीं बुलाऊंगा, देखिए ये जो शर्त है ये फ्यूचर टेंस में वैसे दिखाई दे रहा है, और ये भी आप देखिए ये भी फ्यूचर टेंस में है, लेकिन इंग्लिश में दो फ्यूचर टेंस नहीं लिखे जाते हैं। इसलिए एक फ्यूचर टेंस होगा जो बाद में एक्शन होता है, और जो पहले एक्शन होता है उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब मेरा बुलाना पहले होगा, इसलिए वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। इफ आई डू नॉट इनवाइट हिम, यदि मैं उसे नहीं बुलाता हूं। एज, इसी तरह से एक स्ट्रक्चर है एज इफ मीन्स मानो की या जैसे कि, मानो की या जैसे कि। ये एक
इमेजिनरी सेंटेंस या इमेजिनरी फीलिंग को प्रकट करता है। इमेजिनरी कल्पनात्मक वाक्य है। जैसे हम कहें कि वो ऐसे व्यवहार करता है, ऐसे व्यवहार करता है मानो कि वह राजा हो, राजा हो। इसको हम कैसे कहेंगे? ही बिहेव्स एज इफ मानो कि, एज इफ ही वर। अब यहां आप कहेंगे ही वर अ किंग। अब आप कहेंगे कि यहां वर का प्रयोग क्यों हुआ? ये तो प्रेजेंट टेंस में है और ये वर का प्रयोग पास्ट टेंस में कैसे हो गया? तो जिस चीज को माना जाता है, कल्पना किया जाता है, उस सेंटेंस में हम वर का प्रयोग करते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर में हो, लेकिन वो पास्ट टेंस में ही लिखा जाएगा, ये प्रेजेंट टेंस में होने के बावजूद भी। ही वॉक्स एज इफ ही वर द किंग। वह ऐसे चलता है जैसे कि वो राजा हो। 6 टाइप ऑफ सेंटेंस। हार्डली हैड, हार्डली हैड, इसको हम स्कार्सली हैड भी, स्कार्सली हैड भी उसी स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर एक ही होते हैं, हार्डली हैड या स्कार्सली हैड। और कनेक्टिव वाक्य व्हेन से जुड़ेगा। मुश्किल से ही, हिंदी में कहते हैं कि अभी मुश्किल से ही, मुश्किल से ही कि जब, कि जब, जैसे हमने कहा अभी मुश्किल से ही वह घर से निकला था कि बरसात शुरू हो गई, कि बरसात शुरू हो गई। अब अंग्रेजी में इस वाक्य को बनाएंगे, अभी मुश्किल से ही ये वह घर से निकला था। हार्डली हैड से ही सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। हार्डली हैड, या इसमें स्कार्सली का भी प्रयोग कर सकते हैं, स्कार्सली जैसा कि मैंने पहले लिखा हुआ है, स्कार्सली हैड ही। अब क्योंकि हैड पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ हिज हाउस, अपने घर से अभी बाहर मुश्किल से निकला था, ऑफ हिज हाउस, कि बरसात शुरू हो गई। अब यहां वैसे की के लिए अभी हमने एक वाक्य देखा था कि उसमें की के लिए दैट आया था, लेकिन जब सेंटेंस हार्डली हैड से शुरू हो या स्कार्सली हैड से शुरू हो तो उसमें की के लिए व्हेन आता है। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। नो सूनर, इसी रेफरेंस में ही या इसी पैटर्न पे एक स्ट्रक्चर है नो सूनर का, नो सूनर, और इसमें डिड का प्रयोग होता है, नो सूनर डिड। और दूसरा सेंटेंस जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस होगा वो उसमें दैट दैन का प्रयोग होगा, सॉरी ये दैन का प्रयोग होता है। जैसे इसमें व्हेन का प्रयोग होता है वैसे नो सूनर डिड वाले में देन का प्रयोग होगा। अभी जैसे मान लीजिए मुश्किल से ही, इसको भी मुश्किल से ही या अभी अभी जैसे ही हम सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे ही अर्थात जैसे हमने कहा जैसे ही अध्यापक कक्षा में प्रवेश किया कि सारे बच्चे
शांत हो गए, सारे बच्चे शांत हो गए। अब देखिए, जैसे ही के लिए हम अभी अभी मुश्किल से ही का भी प्रयोग कर सकते हैं, नो सूनर डिड का भी प्रयोग कर सकते हैं और एज सून एज का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक 3 प्रकार के स्ट्रक्चर्स एक ही प्रकार के फीलिंग को या सेंस को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे ये कक्षा में अध्यापक ने प्रवेश किया, नो सूनर डिड द टीचर, प्रवेश करना की इंग्लिश होती है एंटर। अब क्या हम इसमें एंटर लिखेंगे या एंटर्ड लिखेंगे? एंटर्ड नहीं लिखेंगे, वैसे तो पास्ट टेंस में एंटर्ड होना चाहिए, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लगने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास, इसके बाद कि सारे बच्चे खड़े हो गए। अब यहां की के लिए देन आएगा, और देन क्यों आता है? क्योंकि ये देखिए, देन कहां प्रयोग किया जाता है? देन आता है कॉम्पेरेटिव डिग्री में। ये कॉम्पेरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है, सून, सूनर, सूनेस्ट। तो इसलिए अगला सेंटेंस इसमें कंपैरिजन हो रहा है। देन all the students became quiet। became माने हो गए, पास्ट टेंस में है, became QUIET, became quiet। और इसी प्रकार का जो अभी हमने कहा थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो एज सुन एज का होता है। नो सूनर डिड, हार्डली हैड और एज सून एज, ये तीनों एक ही प्रकार के सेंस को प्रकट करते हैं। उनको थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। एज सून एज, ही ज्यों ही, एट, एज सून एज माने ज्यों ही। अब इसको जैसे कहें, ज्यों ही मैंने घर में प्रवेश किया कि लाइट चली गई। जैसे ही अर्थात ज्यों ही, यहां अभी मैंने घर में प्रवेश किया नहीं था कि लाइट चली गई। वो तीनों प्रकार के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एक प्रकार के ही सेंस को प्रकट करते हैं। अब ज्यों ही के लिए हम लिखेंगे एज सून एज मैंने, आई, प्रवेश किया, एंटर्ड, घर में, एंटर्ड द हाउस या होम, एंटर्ड द होम भी कह सकते हैं। हाउस स्ट्रक्चर को कहते हैं, हाउस, और होम जो है फैमिली और मेंबर्स के साथ कहते हैं। एज सुन एज आई एंटर्ड द हाउस, कॉमा लगाएंगे। इसमें की के लिए कोई भी शब्द नहीं आएगा। इसमें तो व्हेन आया था, इसमें देन आया था, लेकिन इसमें देन, इसमें व्हेन, केम, मुश्किल से, अच्छा वो वाला सेंटेंस हो चुका है पहले, हार्डली हैड कम आउट ऑफ इधर, व्हेन, ये दिस वन। लाइट चली गई, द लाइट वेंट ऑफ, लाइट वेंट ऑफ, चली गई। तो इस तरह से ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, इसलिए हम कहते हैं लाइट वेंट ऑफ, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया। ये दोनों पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं, लेकिन दोनों में हमने ज्यों ही का प्रयोग किया हुआ है दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए। 9th टाइप का स्ट्रक्चर है नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, इसका मतलब होता है कि केवल नहीं बल्कि भी। अब इस वाक्य को कैसे हम कहेंगे? केवल
जैसे मैंने केवल पाठ समाप्त ही नहीं किया बल्कि पाठ के प्रश्नों को भी लिखा। अर्थात इसमें दो एक्शंस दिखाई दे रहे हैं, पाठ का समाप्त करना और पाठ के प्रश्नों को लिखना। अब क्योंकि इसमें केवल नहीं बल्कि भी यहां अलग अलग हैं, मैंने केवल पाठ को समाप्ति नहीं किया बल्कि पाठ के प्रश्नों को भी लिखा। तो अब एक इस सेंटेंस कैसे लिखेंगे? आई नॉट ओनली finished the lesson but also wrote the questions of it। इस प्रकार से ये 9 टाइप के स्ट्रक्चर्स अभी आपके इस सेशन में ये 9 टाइप के स्ट्रक्चर्स आपको बताए गए। हम समझते हैं कि इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स आप अपने मन में फिर सोचेंगे और इसको प्रैक्टिस के तौर पर जितने संख्या में आप सेंटेंस बना सकें इन सब से उतना ही आपके लिए यूजफुल रहेगा, बेहद बेनिफिटेबल रहेगा। इसलिए और मैं आशा करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।